हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा रेस्पिरेशन का। एरोबिक एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं ये पढ़ा। एरोबिक के अंडर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रेस्पिरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारे आउटर एनवायरनमेंट और शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट से, ये रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन होता है। जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और इससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था। डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस ना हो गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो होता है डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, जब एनवायरमेंटल एयर और सेलुलर जो गैसेस हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक रेस्पिरेटरी सरफेस, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद रहता है, उसे हम इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। इतनी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। अगर स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात की जाए तो आप सभी को हीमोग्लोबिन सबको पता होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये आयरन मौजूद रहता है। पहला क्या है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग रहता है। ठीक है, रेड कलर का होता है और आरबीसी में प्रेजेंट होता है सारे वर्टिब्रेट्स में और प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है एनालिट्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, सबसे पहली चीज़ रेड कलर्ड होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके आरबीसी में मौजूद रहता है और कुछ एनालिट्स हैं जिनके प्लाज्मा में जो है ये मिला हुआ रहता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा इन एनालिट्स। एनालिट्स के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद होता है उसके अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है वो घुला हुआ रहता है। उसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स में जो है ये पाया जाता है आरबीसी में। नेक्स्ट जो हमारा पिगमेंट है वो है हीमोसाइनिन। सेकेंड इज हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, कॉपर जो है पाया जाता है Cu। ठीक है, ब्लू कलर का होता है और मॉलस्क और क्रस्टेशियंस के प्लाज्मा में जो है मौजूद रहता है। प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ mollusks and crustaceans। मोलस्का और क्रस्टेशियंस के जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जो है ये मौजूद रहता है आपका हीमोसाइनिन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दैट इज हीम इरिथिन। हीम इरिथिन हीम इरिथिन जो होता है वो फर्दर आयरन कंटेनिंग जो है वो पिगमेंट है। रेड कलर का ये भी होता है और एनालिट्स के कुछ ब्लड कॉर्पसल्स में मौजूद रहता है, आयरन कंटेनिंग रहता है जिस कारण से रेड कलर का होता है। present in
कॉर्पसेल्स ऑफ एनालिड्स। एनालिड्स के कॉर्पसेल्स में जो है ये मौजूद रहता है, कुछ एनालिड्स के, सारे एनालिड्स के नहीं, ठीक है। फाइनली बात आती है क्लोरोक्रियोनिन की। फोर्थ इज क्लोरोक्रियोरिन। क्लोरोक्रियोरिन जो है वो आयरन कंटेनिंग होता है बट ग्रीन कलर का होता है, इसलिए नाम जो है क्लोरो आ गया। आयरन कंटेनिंग होता है, ग्रीन कलर्ड होता है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग होता है बट ग्रीन कलर्ड होता है और पॉलीशीट के प्लाज्मा में मौजूद रहता है। प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ पॉलीशीटा, ठीक है। पॉलीशीटा कहाँ पे आता है? एनालिड्स के अंदर आता है। एनालिड्स वॉर्म्स जो होते हैं, एनालिड्स में जो कीड़े आते हैं उनको जो है पॉलीशीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 4 टाइप के, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमेरिथिन एंड क्लोरोक्रियोरिन, ये 4 टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके आगे अगर अपन पढ़ें नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन जो है इनडायरेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें, दो प्रकार के इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। अब ये 2 टाइप के रेस्पिरेशन नहीं है, ये एक रेस्पिरेशन के 2 फेज़ हैं, ठीक है। मतलब जो रेस्पिरेटरी साइकिल चल रहा है वो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एनवायरनमेंट में गैसेस हैं जो हमने इनहेल की, ठीक है। जब हमने इनहेल की, वो इनहेल करने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के पास गया, दैट इज़ एल्वियोलाई। हम डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एल्वियोलाई के पास जब वो एयर गई, उसके बाद वो एयर जाती है ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो एयर जाती है पूरे बॉडी में, और जब ब्लड एक पर्टिकुलर सेल के पास पहुंचता है तो एक्सचेंज वहाँ पे भी गैस का होता है। तो कहाँ कहाँ हुआ? आउटर एनवायरनमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस से हमारे ब्लड में, ब्लड से हमारे सेल में। ये पूरा प्रोसेस जो है, पाथवे, ये फॉलो होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, या एक्सटर्नल इनडायरेक्ट और इंटरनल इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? सो एक्सटर्नल फेज़ और इंटरनल फेज़। एक्सटर्नल फेज़ क्या हुआ? जब हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उससे गैस जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस ये रहा, एल्वियोलाई। ये जो है एल्वियोलाई है, यहाँ जो है ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे CO2 O2 दोनों है। आपके ब्लड वेसल्स में डिपेंड करता है किस प्रकार का ब्लड है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दूसरी तरफ से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्वियोलाई से मिल रहा है और यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ चला जाएगा,
इसी तरह से होता है ना, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सरफेस से ब्लड में जो ट्रांसफ्यूज़न होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर। It involves exchange of gases between blood and respiratory surface। इतना लिखते हैं अपन, blood and respiratory surface। ब्लड और रेस्पिरेटरी सरफेस के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल काइंड ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब इंटरनल काइंड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन जाएगा ब्लड वेसल से। अब ये ब्लड वेसल आगे बढ़ा, ये है ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला था और यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है। ठीक है, और यहाँ पे एक मान लो टिश्यू है, यहाँ पे एक टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है ना। तो ये रहे, ये सेल्स न्यूक्लियस उनके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जो ऑक्सीजन है वो क्या किया, टिश्यू को दे दिया। तो यहाँ पे ये ब्लड से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। तो वापस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, आगे बढ़ गया। तो इस तरह से होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंज हो रहा है। इंटरनल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सरफेस और टिश्यू के बीच में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सरफेस, ब्लड वेसल, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस, और ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल, और ये क्या है, टिश्यू। ठीक, इस तरह से गैस का एक्सचेंज जो है होता है। अब यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है। सबसे पहली चीज़ डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। सबसे पहला इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या है, डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजन का ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड के द्वारा। ठीक, दूसरा पॉइंट, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रिएंट्स का। जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ मौजूद हैं उनका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा और प्रोडक्शन किसका होगा, CO2, H2O और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको ATP के फॉर्म में फॉस्फेट चेन बना के स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, जो बाद में इस्तेमाल की जाएगी। एंड देन वो जो CO2 बना था वो डिफ्यूज़ होकर वापस ब्लड में आ जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी सरफेस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है आपके इंटरनल रेस्पिरेशन का, जिसको बहुत डिटेल में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस का, कि रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस में इंक्लूडेड है। अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको याद क्या क्या रखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन और वेदर इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो एरोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद जो एरोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन है जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिर हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन जहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे शरीर में जो सेल हैं उनके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होगा उसके बीच में कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद नहीं होगा। और इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारा जो सेल है उसके बीच में एक रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद रहता है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है।
उसके बाद हमने फर्दर आगे देखा रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन कहने का क्या मतलब है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, जब जो ऑक्सीजन या जो एयर है एनवायरनमेंट से हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस में आता है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस से जब ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन या एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और उस ब्लड वेसल से जब टिश्यू में गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक रेस्पिरेशन का आपका एक और ओवरव्यू, जहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसको नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।